एनपीएस वात्सल्य योजना की अगर बात करें, एनपीएस वात्सल्य योजना एक ऐसा प्लान है जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए शुरू कर सकेंगे। जैसे ही 18 साल के बच्चे होते हैं तो इस प्लान को बदलाव इसमें किया जा सकेगा, एक नॉर्मल अकाउंट में इसको तब्दील किया जाएगा। तकनीक का इस्तेमाल हम इसने लगातार किया है और हमने उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया है और असमानता को खत्म करने के लिए पिछले 10 वर्षों में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक निवेश की अगर बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, निजी क्षेत्र में काफ़ी निवेश बढ़ा है और इसमें जो हमारे सभी नागरिक हैं उनको मदद मिली है ताकि जो बाजार से जुड़े हुए संसाधन हैं उसमें फ़ायदा मिल सके, स्वास्थ्य का फ़ायदा मिल सके, शिक्षा का फ़ायदा मिल सके। तकनीक को हासिल करना चाहते हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को सुगम बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जन विश्वास बिल 2.0 की ओर हम काम कर रहे हैं और ऐसे राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा जो कारोबारी सुधार हैं उसको ठीक तरीके से जो लागू कर रहे हैं और डिजिटल वो बना रहे हैं, ऐसे राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। हम इसको बढ़ावा देना चाहेंगे। हम प्रोफेसिंग और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ डेटाबेस बनाना चाहते हैं जिसमें डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पहले से जो स्थापित किया गया है उसे बेहतर तरीके से हासिल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल अलग अलग तकनीक के ज़रिए हम करेंगे। तो नई पेंशन स्कीम के अगर हम बात करें तो जो नई समिति का गठन किया गया है उसमें बहुत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमें इस बात की काफ़ी खुशी है। हमें इस बात की काफ़ी खुशी है कि जो राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय जो केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो संस्था है उसने इसमें बहुत सहयोगात्मक रवैया अपनाया है और उसने जो सही मुद्दे हैं वो उठाए हैं और इसमें साथ ही साथ जो आर्थिक साझेदारी है वो दिखाई है। और इस साल के बजट एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां जो हैं, जो कर्ज के अलावा हमारी जो प्राप्तियां हैं वो 32.0 लाख करोड़ हैं जो कि काफ़ी है और इसके अलावा 48.21 लाख करोड़ हमारी जो कुल टैक्स प्राप्ति है वो 25.83 लाख करोड़ से हमने टैक्स के जरिए हासिल किया है। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो इसका अनुमान है जो 4.9% जीडीपी का हमने ये अनुमान किया है। राजकोषीय घाटा 4.9% हमने अनुमान किया है। अगर हम सकल और नेट मार्केट की अगर हम बात करें तो ये 14.01 लाख करोड़ रुपए होगा, 11.63 लाख करोड़ रुपए होगा और ये 2023-24 के मुकाबले कम है और हम वित्तीय मजबूती के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। 2020-21 में हमने जो कदम उठाए थे वो काफ़ी अच्छे रहे अर्थव्यवस्था के लिहाज से और हमने जो राजकोषीय घाटा को कम करने की कोशिश की है। अगले साल हम इसे 4.5% तक का लक्ष्य रखना चाहेंगे। हमारी कोशिश है कि 2026 और 27 के आगे हमारा जो राजकोषीय घाटा हर साल वो इतना कम हो, हमारी जो केंद्र सरकार हो वो लगातार राजकोषीय घाटा कम हो सके। और अगर हम इसके दूसरे हिस्से की अगर बात करें, अपने भाषण के दूसरे हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अगर अप्रत्यक्ष करों की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे पहले हम जीएसटी के साथ शुरुआत करेंगे। इससे आम आदमी पर जो टैक्स का बोझ था वो कम हुआ था। जो कारोबारी थे, हमारे जो उद्यमी हैं, उनको इससे फ़ायदा मिला है और केंद्र और राज्य सरकारों का जो उनकी कमाई है वो बढ़ी है और ये ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रही है। जीएसटी का जो फ़ायदा है वो काफ़ी बढ़ा है और हमारी कोशिश है कि आगे हम इसे और तार्किक और सरल बनाएं। टैक्स स्ट्रक्चर को हम कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो बाकी के क्षेत्र हैं हम उनको शामिल करें। कस्टम ड्यूटी के लिए जो हमारा प्रस्ताव है वो कुछ इस तरीके से है। हमारी कोशिश ये है जो हमारा घरेलू उत्पादक है उसको फ़ायदा पहुँचे, हमारा जो निर्यात है वो आगे बढ़े, हमारे जो निर्यातक हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सके और टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है वो कम हो और जो आम लोग हैं, जो आम उपभोक्ता हैं, उनको आसानी हो। 2022-23 में हमने कस्टम ड्यूटी
दरों को हमने कम किया है और हम एक विस्तृत बदलाव किया। अगले 6 महीने के लिए हम और इसे लागू करना चाहेंगे और इसको हम तार्किक बनाना चाहते हैं ताकि कारोबार की सुगमता बढ़े और ड्यूटी की संख्या कम है और हम सेक्टर से जुड़ी हुई ड्यूटी की आपको जानकारी देते हैं। मेडिकल उपकरण जो होते हैं, कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं। 3 और मेडिसिन जो हैं हम उसको कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं। कैंसर पीड़ितों के लिए 3 और दवाइयों को हम कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं। और इसके अलावा हम एक और प्रस्ताव देना चाहेंगे बीसीडीए में। फ्लैट पैनल्स जो डिटेक्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल एक्सरे मशीन में किया जाता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में लाना चाहते हैं ताकि वो हमारे जो घरेलू बनाने की जो क्षमता है उसके ज़रिए हो सके। मोबाइल फ़ोन और उससे रिलेटेड जो उपकरण है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ा है और हमारा जो निर्यात है 100 गुना वो लगभग बढ़ा है पिछले कुछ 6 सालों में। भारत की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत मजबूत हो चुकी है और हमारे जो उपभोक्ता हैं हम उनके हित के लिए एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। बीसीबी जो मोबाइल फ़ोन में हम ये कम करना चाहते हैं, कस्टम ड्यूटी को हम कम करना चाहते हैं। और अगर हम अहम खनिजों की अगर बात करें जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं आर्थिक अणु ऊर्जा के लिए और इसके अलावा स्पेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और तो इसके लिए हम यहाँ पर इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं 25 उत्पादों को, 25 जो अहम मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनको हम इससे बाहर करते हैं। इससे ये इस कदम से हमारी जो प्रसंस्करण और ऐसे उत्पादों की जो प्रसंस्करण यूनिट है उनको फ़ायदा पहुंचेगा और इसके अलावा जो रणनीतिक तौर पर जो अहम क्षेत्र हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बदलाव करना होगा ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उससे हम निकल सकें और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं यानी कि जो उत्पाद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो निर्माण के उत्पाद हैं, उनको हम छूट देंगे। हमारी जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। And fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty. तो इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी जो अब दी जा रही थी वो अब बंद की जाती है। And fish feed. जो समुद्री जो भोजन होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 60,000 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। जीविका चीनी का जो निर्यात होता है इसका ये उसका 2/3 हिस्सा है और इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो आगे बढ़ सके। हम कुछ इसमें कस्टम ड्यूटी की हम कुछ इसका प्रस्ताव देते हैं कस्टम ड्यूटी का, जिसमें अलग अलग उत्पाद हैं जिनको हम 5% करने का प्रस्ताव देते हैं। और